नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हमेशा अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। मैं ऋषि शुक्ला आप सभी लोगों का आपका यूट्यूब चैनल राधा कृष्ण अकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हिंदी ग्रामर के अंतर्गत मैं आप लोगों को वर्णमाला पढ़ा रहा था, जिसमें हमने आपको 2 वीडियो उपलब्ध कराई है, 2 क्लासेस मेरी स्वर से संबंधित उपलब्ध कराई, जिसमें हमने आपको स्वर पढ़ाया। स्वर के अंतर्गत जो उनके जो वर्गीकरण होता है स्वर का, वो भी मैंने बता दिया है और स्वर का उच्चारण स्थान भी बता दिया। आज की क्लास में आपको व्यंजन पढ़ाएंगे, व्यंजन का वर्गीकरण प्लस व्यंजन में जो अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण पूछे जाते हैं वो भी आपको आज तालिका के माध्यम से पढ़ाएंगे और साथ ही व्यंजनों का उच्चारण स्थान भी बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं एक एक करके सारी चीज़ें समझते हैं। तो देखेंगे आपके सामने तालिका पूरी दी है। इस तालिका के माध्यम से आप हमने सोचा अगर ये अलग अलग करके पढ़ाएंगे तो आपको थोड़ा लंबा हो जाएगी, वीडियो भी ज़्यादा ही होंगी, प्लस कन्फ्यूजन भी ज़्यादा रहेगा। तो मैंने सोचा इस तालिका के माध्यम से सब एक में ही मैंने पिरो दिया है। ठीक है, एक में ही सब कुछ मैंने दे दिया, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये समझ लो एक इजी है, एक ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे, जिससे आपका पूरी चीज़, पूरा व्यंजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे एक तरफ मैंने उच्चारण स्थान डाल दिए हैं। उच्चारण स्थान इधर है आपका, देखिए कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ, तालव्य, वट से दंतोष्ठी, मूर्धन्य, कंठ, उसके बाद नीचे उच्छिप्त व्यंजन इस तरह दे दिया। और ऊपर मैंने क्या दे दिया, वर्ग दे दिए हैं। ठीक है, तो इसमें कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये वर्ग आपके ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं, जिसमें 25 वर्ण होते हैं स्पर्श व्यंजन। यहाँ अघोष, अल्प प्राण, अघोष, महाप्राण, फिर सघोष, अल्प प्राण, सघोष, महाप्राण, फिर सघोष, अल्प प्राण, फिर इसकी इसी के अंतर्गत नासिक की भी ध्वनियाँ होती हैं, जो अंतिम वर्ण होता है, ये सारी मैंने दे दी है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन है, फिर संयुक्त व्यंजन इधर मैंने दिए, संयुक्त व्यंजन कैसे बने हैं वो सारी चीज़ें इसमें दिए हुए हैं। एक एक चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम पहले स्पर्श व्यंजनों की बात करेंगे। तो स्पर्श व्यंजन पहले हम आपको समझाते हैं। शुरुआत में देखेंगे अघोष, अल्प प्राण और उसके बाद अघोष, महाप्राण। तो हमेशा याद करना है आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अघोष, अल्प प्राण, अघोष, महाप्राण, सघोष, अल्प प्राण, सघोष, महाप्राण, ये कौन कौन से व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इसमें अब हम उच्चारण स्थान भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 25 होते हैं। आप आसानी से देखते हैं, काका गा गंगा, चा चा इया, टा टा डा ता था धा ना, पा पा मा, इस तरह के आपके ये हो जाते हैं, 25 व्यंजन होते हैं। तो काका गा गंगा, चा चा इया, टा टा डा ता था धा ना, पा पा मा, इस तरह के होते हैं। और हमेशा ध्यान देने वाली बात होती है, व्यंजन क्या है, जिनका उच्चारण स्वरों के सहायता से किया जाता है। ठीक है, जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर के सहायता से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो हमेशा याद है, व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों के सहायता से उच्चरित किए जाते हैं। ठीक है, तभी आप पढ़ते हो का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, झा, झा, इया, टा, ठा, ढा, ढा, डा, ता, था, धा, धा, ना, पा, फा, फा, भा, मा, ऐसे उच्चारण करते हो ना, थोड़ा रुक रुक करके। तो समझ लीजिए आपने उसमें स्वर को ऐड कर दिया, स्वर को जोड़ दिया। ठीक है, अगर स्वर को ऐड नहीं करोगे तो स्पीड में पढ़ना पड़ेगा। जैसे काका गा गंगा, चा 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 इया, ता 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 ड़ा, टा 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 डा, ता 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 ना, पा 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 मा, इस तरह से इसका उच्चारण करेंगे। ठीक है, तो हम स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती, 25 होती। पूछा भी जाता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती, 25 होती है। ठीक है, तो ऊपर से हमने देखेंगे यहाँ तक ये हमने इसे लिख दिया स्पर्श व्यंजन। ये टोटल आपके 25 व्यंजन है। इनका हम पहले अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण पे बात करेंगे। तो देखेंगे जो हमारे कांठ ध्वनि होती, कांठ अर्थात अकु विसर्जनीय नाम कंठा में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो ऊपर देखें, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, ये 5 वर्ण आपके आ जाते हैं। तो हमेशा याद करना है, ये कंठ के अंतर्गत ये आते हैं, प्लस कंठ में आपके कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं। तो कंठ के अंतर्गत अब यहां नीचे आएंगे। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, एक कंठ और आता, स्वर यंत्री, अर्थात कौन सा उच्चारण, हा होता है। ठीक है, ये आपका जो स्वर में आपका आ जाता है, हमने आपको बता दिया था। व्यंजनों में आपका कवर्ग पूरा कंठ के अंतर्गत जाता है। कवर्ग अर्थात काका गगा अंगा जो आपके हैं 5 वर्ण हैं, ये इनका उच्चारण स्थान
का वो कंठ होता है, साथ में आपका हा जो हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण होता है, कौन सा होता है, हा होता है। तो हा भी क्या है आपका कंठ उसका उच्चारण स्थान। लेकिन जो का और हा जो है इन्हें स्वर यंत्री व्यंजन कहते हैं। का और हा को क्या कहते हैं, स्वर यंत्री व्यंजन कहते हैं। तो ठीक है, इस तरह से हम समझें। हमेशा आपको याद देना है इन व्यंजनों में अघोष अल्प प्राण और अघोष महाप्राण। तो याद बस कर लेना है, जो आपके प्रत्येक जो वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, ये आपके क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। कौन से होते हैं, पहला दूसरा। अगर हम कवर की बात करें, काखा, ये आपका क्या है, काखा अघोष है। चवर्ग में चा छा अघोष है। टवर्ग में टा ठा अघोष वर्ण है। ठीक है, तवर्ग में ता था अघोष वर्ण है। और पवर्ग में पाफा, ये आपके क्या है, अघोष वर्ण है। तो पहला और दूसरा अघोष वर्ण होते हैं, है ना। और उसके बाद जो 3 वर्ण आपके बचते हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5 होते हैं। 5 में से पहला और दूसरा अघोष वर्ण होते हैं, बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष वर्ण होते हैं। कौन से होते हैं, सघोष वर्ण होते हैं, कभी नहीं भूलना है ना। तो गा, जैसे कवर्ग में क्या, गा घा अनगा, ये क्या है, सघोष वर्ण है। उसके बाद चवर्ग में जा झा इया सघोष वर्ण है। ठीक है, टवर्ग में डा ढा अड़ा सघोष वर्ण है। तवर्ग में दा धा ना आपका ये क्या है, सघोष वर्ण है। और पवर के अंतर्गत आ जाएंगे बा भा मा, ये क्या है आपके सघोष वर्ण है। अब इसमें अल्प प्राण महाप्राण कैसे समझेंगे। तो अल्प प्राण मतलब होता है जिनका उच्चारण करते वक्त कम समय लगे, अर्थात जिनका उच्चारण करते वक्त जो प्राण वायु हो कम प्रवाहित हो, मतलब मुंह से जो हवा निकलती है ना वो कम निकले। ठीक है, वो अल्प प्राण होते हैं। जैसे हमने क बिल्कुल का बोल दिया, क ज्यादा से मुख से जो हवा जो प्रवाहित होती है वो कहीं ज्यादा निकली, बिल्कुल नहीं निकली। इसी जगह हमने बोल दिया ख, खा उच्चारण किया तो क्या हुआ, मुख से हमारी हवा बहुत ज्यादा ही निकली। ठीक है, इसलिए जिन ध्वनियों को उच्चारण करते वक्त मुख से कम प्राणवायु प्रवाहित हो, अर्थात मुख से कम प्राणवायु निकले, वो अल्प प्राण होते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते वक्त मुख से अधिक प्राणवायु प्रवाहित हो अर्थात निकले, तो वो आपका क्या हो जाता है, महाप्राण हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका का आपका अल्प प्राण हो जाता है, खा क्या है, महाप्राण होता है। ऐसे ये हमेशा याद है, अघोष में एक अल्प प्राण होता है और दूसरा महाप्राण होता है। तो अघोष का जो पहला वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण आपका अल्प प्राण हो। जैसे कि आप कवर का चवर का चा, टवर का टा, टवर का ता, ठीक है, पवर का पा, ये क्या है आपके अल्प प्राण ध्वनियां है। क्या है, अल्प प्राण ध्वनियां है। और इसके अलावा जो दूसरा वर्ण अघोष का आ जाता है का छा, उसका खा छा ठा था फा, ये महाप्राण है, अघोष महाप्राण है। ठीक है, तो भूलेंगे तो नहीं। अघोष का पहला वर्ण जो होता है प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत पहला वर्ण अल्प प्राण होता है, दूसरा वर्ण अघोष का है ना वो आपका महाप्राण होता है। इसके बाद जो 3 वर्ण आपके सघोष में आ जाते हैं प्रत्येक वर्ग का, जैसे कवर का गा घा अंगा, तो ये आपका क्या है, ये सघोष होते हैं। लेकिन इनमें कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है। तो अब आपका ये चीज समझने की बहुत जरूरी होती है। जो गा वर्ण दिया है, ठीक है, ये आपका क्या है, सघोष अल्प प्राण है। ठीक है, क्या है, सघोष अल्प प्राण। और हमने क्या बताया, स्वर तंत्रियों में कंपन होना, जिसे आपका अब पूछा जाए घोष अघोष क्या है। ठीक है, तो घोष क्या होता है, घोष के अंतर्गत सघोष क्या है, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते वक्त स्वर तंत्रियों में कंपन हो। सघोष क्या है, सघोष किसे कहते हैं, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते वक्त स्वर तंत्रियों में कंपन हो, वो आपके क्या होते हैं, सघोष ध्वनियां होते हैं। और जिन ध्वनियों का उच्चारण करते वक्त स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, वो आपके अघोष होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे अघोष क्या है, जैसे कि अब अघोष के अंतर्गत हम बात करेंगे। ठीक है, 2 वर्ण हमने कह दिया है, इस तरह से आ जाते हैं अल्प प्राण महाप्राण। तो आपका सघोष में देखें का खा में, इसके बाद में सघोष अल्प प्राण के अंतर्गत देखेंगे गा घा अंगा, ये 3 वर्ण 3-3 करके आपके 5 वर्ग के अंतर्गत ये 3 वर्ण सघोष होते हैं। और इसमें अल्प प्राण होने हमने बताया कम वायु जो होती है, प्राण वायु कम
प्रवाहित हो तो आपके अल्प प्राण, जिसमें ज़्यादा हो तो महाप्राण हो जाते हैं। तो गा है ना, हमेशा याद कर लेना, सघोष का तीसरा और पांचवा, सघोष का तीसरा और पांचवा वर्ण आपका क्या होता है, सघोष अल्प प्राण होता है। सघोष के अंतर्गत तीसरा पांचवा अल्प प्राण होता है। सघोष में केवल एक ही वर्ण महाप्राण होता है, वो भी कौन सा है, चौथा। प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण सघोष महाप्राण होता है और प्रत्येक वर्ग का तीसरा पांचवा वर्ण सघोष अल्प प्राण होता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझेंगे। सघोष का एक बार फिर से समझ लेंगे, सघोष का तीसरा पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा पांचवा सघोष अल्प प्राण होता है। ठीक है, और प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण सघोष महाप्राण होता है। जैसे कि कवर्ग में समझेंगे तो कवर्ग में जो आपका ये वर्ण दिया है गा, ठीक है, और अंगा, ये क्या है, दोनों ये सघोष अल्प प्राण है, और आपके ये जो दिया है घा, ये महाप्राण। ऐसे ही चवर्ग में भी है, टवर्ग में भी, तवर्ग और पवर्ग में भी ऐसे ही विशेषता पाई जाती हैं। इस तरह से आपके सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण हुए। इस तालिका के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये 25 वर्ण है, ये 25 वर्ण क्या है, आपके वर्ण स्पर्श व्यंजन है। ये क्या है, स्पर्श व्यंजन। तो पूछा जा सकता है प्रश्न में, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। ठीक है, भूलेंगे तो नहीं। चलते हैं इसके आगे। इसके बाद हम ये जो हमने आपको सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण बता, अब इनका उच्चारण स्थान क्या होगा स्पर्श व्यंजन में, तो प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत समझेंगे तो कंठ में आपका कवर्ग, कंठ के अंतर्गत जो उच्चारण स्थान आ गया कवर्ग आ जाएगा। उसके बाद तालव्य में चवर्ग आ जाता है, मूर्धन्य में टवर्ग आ जाता है, दंत में तवर्ग आ जाएगा, ओष्ठ में पवर्ग, इस तरह से आ जाता है। लेकिन हम स्पर्श व्यंजन के बाद हम बात करेंगे सबसे पहले अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन में भी अघोष और सघोष पूछा जाता है, अल्पप्राण महाप्राण क्या है, ऐसे ही उष्ठ में भी पूछा जाता है। तो देखेंगे या, रा, ला, वा, ठीक है, ये सघोष अल्प प्राण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो चारों आपके हैं, या, रा, ला, वा, ये चारों व्यंजन जो आपके अंतस्थ हैं, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। या, रा, ला, वा, वो भी क्या है आपके सघोष अल्प प्राण है। पूछा जाता है या कौन सा वर्ण है, सघोष अल्प प्राण है या सघोष महाप्राण है, या इनमें से कोई नहीं, तो बताना पड़ता है आप लोगों को। हाँ, या आपके सघोष अल्प प्राण के अंतर्गत या, रा, ला, वा, ये 4 आपके क्या अंतस्थ व्यंजन, वो भी अंतस्थ व्यंजन, ये चारों क्या है आपके सघोष अल्प प्राण। पूछा जा सकता है या, रा, ला, वा में कौन सा, ये कौन से व्यंजन हैं, तो ये कौन से आपके हैं, विकल्प में दिया होगा सघोष अल्प प्राण, सघोष महाप्राण, अघोष अल्प प्राण, अघोष महाप्राण। तो ये कौन से होते हैं, सघोष अल्प प्राण होते हैं। तो या, रा, ला, वा आपके कौन से सघोष अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो ये आपके अंतस्थ व्यंजन 4 हो गए। और इस अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या विशेषताएं हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो आपके या और वा, ये जो 2 व्यंजन होते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको अर्ध स्वर कहते हैं। या और वा को क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे तो देखेंगे कि जो आपका या एवं वा अर्ध स्वर हैं। जैसा कि हमने लिखा पढ़ाई, तो पढ़ाई में देखो या का प्रयोग किया है ना, तो या की जगह पे हमने पूर्ण रूप से ई का प्रयोग कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब है या की जगह विद्वानों का यही विचार मत है कि जो आपके अर्ध स्वर था, या का जो प्रयोग किया गया है, इसमें पूर्ण रूप से स्वर का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसलिए पढ़ाई की जगह हमने पढ़ाई लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे परिवर्तन हुआ, इसलिए क्योंकि ये स्वर की जगह पे या का प्रयोग करते हैं, दीर्घ ई की जगह पे या का प्रयोग कर देते हैं, इसलिए इसके या को भी अर्ध स्वर कहते हैं। वा का देखेंगे जैसे कि लिखा है कुआं, ठीक है, कुआं है तो कुआं में देखो वा लिखा हुआ, वा किसके स्थान पर है, स्वर की जगह पे लिखा हुआ है। बहुत लोग लिखते भी हैं ऐसे ही लिखते हैं, अवधि में हमेशा कुआं ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, ब्रजभाषा में भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे वा की जगह पूर्ण रूप से क्या आ होगा ना, तो इसलिए आ के स्थान पर वा का प्रयोग किया, इसलिए या और वा आपका क्या है,
अर्ध स्वर है, पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से अर्ध स्वर है, तो आपके विकल्प में दिए होंगे या दिया होगा, ठीक है, या वा, और दूसरे में दिया होगा रा दिया होगा, तीसरे में ला दिया होगा, चौथे में इनमें से कोई नहीं। तो या वा आपके क्या है, अर्ध स्वर है, ठीक है। इसके बाद में आपके बचते कौन से हैं, रा और ला बचता है। तो रा और ला क्या है, तो रा ला आपका रा जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया है रा लुंठित व्यंजन है। या पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा लुंठित व्यंजन है, या पूछा जाए रा में कौन सा व्यंजन पाया जाता है, तो रा आपका कौन सा व्यंजन, लुंठित व्यंजन है, ठीक है, रा। और इसके बाद ला अगर बात करें तो ला कौन सा व्यंजन है, तो ला को बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन है। ला की क्या विशेषता है, अर्थात ये पार्श्विक व्यंजन। रा को क्या कहते हैं, रा का क्या नाम है, लुंठित है ना, रा को कहते हैं लुंठित व्यंजन कहते हैं, और ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ये आपके अंतस्थ व्यंजन में कुछ विशेषता है। या वा आपके क्या है, या और वा अर्धस्वर कहलाते हैं, क्योंकि ये स्वरों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इनको आधे स्वर कहते हैं। जिसमें रा को क्या कहते हैं, रा को लुंठित व्यंजन कहते हैं, ठीक है, और प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। एक नया और नाम जुड़ जाता है लुंठित का साथ में, रा को प्रकंपित, क्योंकि रा का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा कंपन करने लगती है, इसलिए रा को प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। ला क्या है, पार्श्विक व्यंजन है, क्योंकि जिह्वा जो होती है वो पलट के पीछे से उच्चारित करती है ला का, इसलिए ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ये आपके अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद ऊष्म व्यंजन आपके देखेंगे, ऊष्म है शा, सा, शा, है ना, तीन और एक हा, ये चार आपके ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन क्या होता है, ऊष्म क्या है, जिन ध्वनियों को उच्चारण करते वक्त मुख से गर्म प्राणवायु प्रवाहित हो, है ना, तो जब हमें ऊष्म, तभी ऊष्म का मतलब होता है गर्म, है ना, हीट। तो देखेंगे देखेंगे श, स, श, ह उच्चारण करेंगे तो मुझसे गर्म वायु प्रवाहित हो रही है ना, बाहर की ओर निकल रही, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ऊष्म व्यंजन, इनको संघर्षी ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है, ऊष्म व्यंजनों को क्या कहा जाता है, संघर्षी ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है, शा, सा, शा, हा। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो आपका हा है, हा को क्या कहते हैं, हा हमारा क्या है, इसको बोलते हैं हा को हम क्या बोलते हैं, ये आपका इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ होता है। हा का क्या उच्चारण स्थान होता है, कंठ, ठीक है। तो इसको स्वर यंत्री भी कहते हैं। हा को क्या कहते हैं, स्वर यंत्री। का और हा को स्वर यंत्री कहा जाता है, कहने का मतलब है जहां से स्वरों का उच्चारण किया जाता वहीं से इस व्यंजन का भी किया जा रहा है, ठीक है, तो इसे स्वर यंत्री भी कहा जाता है, का और खा, ठीक है। इसके बाद में आपके ये ऊष्म व्यंजन हो गए, इसमें उसको ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। और साथ में हमने आपको नहीं बताया चा, छा, झा, झा, हिया, ये जो 5 व्यंजन आपके चवर्ग पूरा आ जाता है, इस चवर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए, ऊष्म व्यंजन हो गए। इसके बाद हम संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे। तो संयुक्त व्यंजन जो आपके हैं, ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन में देखेंगे छ, त्रंग, ज्ञा, स्रा, ये 4 आपके क्या है, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त का मतलब होता है जब 2 ध्वनियों को आपस में जोड़ दिया जाए, जब 2 ध्वनियां आपस में जुड़ करके एक नए विकार के रूप में उत्पन्न हो, ठीक है, एक नया रूप धारण करे, तो आपका वो क्या होता है, संयुक्त व्यंजन होता है। तो देखेंगे इसमें 2 ध्वनियां होती हैं, 2 आपके व्यंजन होते हैं जो आपस में जुड़ जाते हैं और एक तीसरा नया बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें क्षा जो हमारा दिया, क्षा में देखेंगे आपका ये दिया का, आधा का प्लस शा, दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है, शा। शा वो भी कौन सा, मूर्धन्य शा, है ना, मूर्धन्य शा को जब हमने का में जोड़ दिया तो आपका क्षा बन जाता है, ठीक है। इसी तरह त्रा का क्या होता है, आधा ता प्लस रा, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाता है, त्रा बन जाता है। ऐसे ही जो ज्ञा होते, लोग ज्ञा का उच्चारण करते हैं, जबकि संस्कृत में ज्ञा नहीं ज्या बोला जाता है ना। जैसे ज्ञानी बोलते हैं तो संस्कृत में ज्ञानी नहीं बोला जाता, ज्ञानी बोला जाता है ना। अब बहुत लोग यज्ञमान बोलते हैं, जबकि संस्कृत के अंतर्गत वैयाकरण लोग जो यज्ञमान बोलते हैं तो यज्ञमान ने यजमान कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से रूप जो ज्ञा लोग बोलते हैं उसको संस्कृत में वैयाकरण लोग ज्या का उच्चारण, और ज्या ही होता ही, लेकिन उसको हिंदी में ज्ञा ज्ञा करके उच्चारण करने लगते हैं। बहुत सारे अपवाद होते हैं ऐसे बोलते बोलते, इसीलिए तो ये अभ्रंश हिंदी है, अभ्रंश से ही हमारी हिंदी आई है ना। तो ऐसे बोलते बोलते परिवर्तन होता रहता है, जबकि संस्कृत में शुद्ध रूप से ज्या ही उच्चारण करते हैं। तो ये देखेंगे
जा धन, उसके बाद इया को मिला करके तब आपका ज्ञा बनता है। ठीक है, इसी तरह शा जो है, ठीक है, तो शा कौन, तालब्य वाला शा प्लस रा दोनों को जोड़ करके आपका शा बनता है। इस तरह से आपके ये संयुक्त व्यंजन तैयार होते हैं। पूछा जा सकता है ना, एक वर्ण आता है शा वर्ण किस वर्ण के बाद आता है, तो क्षा जो आपका है ये का वर्ण के बाद आता है। जब ये का ही आगे जुड़ेगा तब ये क्षा बन के आया। ऐसे ही आपका त्रा भी पूछा जा सकता है किस वर्ण के बाद आता है, तो ता वर्ण के बाद, है ना। इस तरह से आप संयुक्त व्यंजन पूछा जाता है। क्षा किन दो ध्वनियों से मिलकर के बना है, तो क्षा का और शा मिलकर के बना है। त्रा किन ध्वनियों से मिलकर के बना हुआ है, तो आपका ता और रा दो ध्वनियों से मिलकर बना। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, खासकर स्पेशली आपके यूपीएसआई में तो बहुत ज्यादा प्रश्न संयुक्त व्यंजन से इससे ज्यादा ही पूछे जाते हैं। लेकिन इसके साथ में आपके जो टीजीटी में हिंदी वर्णमाला से जो प्रश्न आते हैं वो 6 प्रश्न आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 प्रश्न आपके टीजीटी में, 6 प्रश्न आपके पीजीटी में। अगर यकीन नहीं हो तो आप प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हैं। 2016 की जो भर्तियां आई थी, जो 2019 में जिनका एग्जाम परीक्षा कराया गया था, उसमें आप देख सकते हैं कि 6 प्रश्न वर्णमाला से पूछे गए हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, और टीजीटी पीजीटी के लिए है ही है। इसके बाद में यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल की जो वैकेंसी आती हैं, या रेलवे की भर्ती हो, है ना, ये इन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका संयुक्त व्यंजन हो गया। अब हम बात करते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। ठीक है, हमने आपको बताया स्पर्श व्यंजन बता दिया, अंतस्थ व्यंजन बता दिया, ऊष्म व्यंजन बता दिया। इसके बाद उच्छिष्ट व्यंजन से बात करेंगे। तो उच्छिष्ट व्यंजन जो होते हैं, अर्थात उच्छिष्ट को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, अर्थात जिसके अंतर्गत 2 गुण विद्यमान हो, अर्थात जिसमें दो गुणों की विशेषता पाई जाती है। ठीक है, जिसके अंतर्गत 2 गुणों की विशेषता पाई जाती है वो द्विगुण व्यंजन होते हैं। अर्थात 2 व्यंजन आपस में मिल करके एक नया विकार या नई विशेषता प्रकट करते हैं, तो ये आपके उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो देखेंगे द्विगुण व्यंजन आपके जो आपका ये टवर्ग दिया है, टवर्ग में जो डा और ढा दिया है, डा और ढा में नीचे अगर एक कहते हैं बिंदी नीचे से लगा देते हैं, तो ये जो एक मतलब नई तरह के विशेषताएं हैं परिवर्तित होकर के आई, लगा देंगे तो आपके उच्छिष्ट व्यंजन बन जाता। तो यहाँ पे देखेंगे अड़ा और हड़ा, है ना। अब जैसे लिखते हैं पढ़ाई, तो पढ़ाई में क्या हड़ा का प्रयोग करते हैं ना। इसी जगह पढ़ता का, है ना, तो क्या है पढ़ता में अड़ा का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये अड़ा का भी प्रयोग कर देते हैं, है ना। अब जैसे लिखते हैं लड़की, तो लड़की में क्या ये अड़ा का प्रयोग करते हैं, ये डा में अंकी बिंदी लगा के अड़ा बन गया, तो ये इसके अंतर्गत आता उच्छिष्ट। पूछा जाता है उच्छिष्ट निम्नलिखित में तो उच्छिष्ट व्यंजन है, तो उच्छिष्ट व्यंजन कौन से आपके 2 होते हैं, अड़ा और अड़ा। ठीक है, इस तरह से आपके उच्छिष्ट व्यंजन हो गए। इसके बाद में अब आगत ध्वनियां भी पूछी जाती, आगत जिन्हें गृहीत ध्वनियां भी कहते हैं, अर्थात हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत कुछ ऐसे ध्वनियां हैं जिन्हें अपनाई गई और स्वीकार किया गया है ना, जो हम प्रतिदिन अपनी बोलचाल भाषा में प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, तो आगत ध्वनियां कौन कौन सी, आगत ध्वनियां आपके 5 ध्वनियां हैं। कितनी है, 5 ध्वनियां हैं, जैसे क ख ग ज फ, ये क्या है आपकी आगत ध्वनियां हैं, है ना। तो क आगत ध्वनियां, ख गो जो फ। इसके अंदर जो क आपका दिया है, ये क जो आपका है ये स्पर्श ध्वनियां होती। पूछा जाता है आगत ध्वनियां जो गृहीत, और भी आगत ध्वनियां कहां से आई है, ये अरबी फारसी से ली गई हैं, अर्थात अरबी फारसी से हिंदी वर्णमाला में अपनाई गई आगत ध्वनियां। ठीक है, तो ये का यह स्पर्श है, उसके बाद ख ग ज फ, ये ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन मैंने आपको बताया है जिनका उच्चारण करते वक्त मुख से गर्म प्राणवायु प्रवाहित हो तो आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो क ग ज फ, ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, तो और क आपका क्या स्पर्श के अंतर्गत आ जाता है। ये आगत ध्वनियां हैं, आगत ध्वनिया में, है ना। अगर यहीं पे ये आगत, ये नीचे जो बिंदी मैंने रखी है क्योंकि अरबी फारसी से ली गई है, अगर यहीं पे अगर हम ये बिंदी हटा दें तो ये किसमें चली जाएंगी, फिर स्पर्श व्यंजन में ये भी चली जाएंगी। लेकिन उसमें क्यों है, ये आपके इसमें पूछा गया था यूपीएसआई, जो आप देखेंगे पुराने प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें यूपीएसआई में पूछा गया था ख
ग ज फा में कौन सा व्यंजन है? ये आगत ध्वनियां है ही है, लेकिन ये कौन से हैं? तो विकल्प में दिया था अंतस्थ, ऊष्म, स्पर्श, या इनमें से कोई नहीं। तो ये ऊष्म, खो गो ज फ, ये कौन से ऊष्म ध्वनिया के अंतर्गत आ जाते, क्योंकि आगत ध्वनियां हैं। ठीक है, इस तरह से आप क्या होगा, 5 होते हैं। अब जैसे का में आप कत्ल लिखते हो, तो जो कत्ल लिखते हो तो यही का प्रयोग करते हैं। अब ख जो है खैरियत पूछते हो और सब खैरियत है, तो यही खा बनता है। और जैसे गजल लिखते हो ग, तो ये आपका गा गजल में प्रयोग होता है। जा है, जैसे जमीन बोलते हो तो जमीन जा, ये आपका इसमें प्रयोग होता है। जैसे किसी का नाम हो जैद होता है, जुनैद होता है, ये इस तरह के जा का प्रयोग। फा का है ना, तो फा का भी प्रयोग करते हैं। जैसे किसी का नाम है फवाद करके नाम होता है ना, इस तरह के किसी के नाम हो जाते हैं फा, है ना। तो ये फा आपके ये क्या है, अरबी और फारसी से लिए गए हैं। ठीक है, और इस तरह से आपके आगत ध्वनियां हो जाती हैं। ठीक है, ये आगत ध्वनियां अर्थात ये व्यंजन ही होते हैं जो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत एक्सेप्ट किए। अब इसके बाद हमने आपको सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण ये हमने बता दिए, और साथ में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और क्षिप्त व्यंजन, और साथ में आगत ध्वनियां भी हमने आपको पढ़ा दिया। इसके बाद में हम आपको अब जो बताने जा रहे हैं इनका उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारण स्थान पे चर्चा करेंगे। और नासिक की ध्वनियां भी पूछी, नासिक के प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है, ठीक है, जैसे अंगा, इया, णा, नामा, ये आपके नासिक की ध्वनियां होती है, और सघोष अल्प प्राण भी होते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे, आप लोगों को पढ़ाएंगे इनका उच्चारण स्थान क्या है। इनका जो उच्चारण स्थान होते हैं अब हम देखेंगे। पहला दिया है कंठ, अकु विसर्जनीय नाम कंठा, ताला इचु यशा नाम तालु, है ना। तो इस तरह से आपके पूरा एक लाइन से दिए हैं, कंठ, तालब, मूर्धन्य, दंती, ओष्ठ, है ना। ये आपके क्या है, उच्चारण स्थान, अर्थात ये नाम दिया, वर्ण का नाम है ना। तो अब हम समझेंगे इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है, तो कंठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो कंठ में जो आपके वर्ण आते हैं, कवर्ग पूरा आ जाता है। कंठ के अंतर्गत कौन सा, पूरा स्पर्श व्यंजन का कवर्ग आ जाए, का, खा, गा, गा, अंगा, ये पूरा आ जाता है। और साथ में आपका यहाँ नीचे आएंगे हा जो दिया है ना, अघोष, अब महाप्राण हा है ना। और ऊष्म व्यंजन का हा भी कंठ ध्वनि के अंतर्गत आ जाता है। देखो यहाँ मैंने लिख दिया, ये स्वर यंत्री भी हा आपका है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, कंठ के अंतर्गत आ जाता है। तो आपके कौन कौन से ध्वनियां आ जाते हैं कंठ में, पूरा कवर्ग आ जाता है, काका, गगा, अंगा, ये आपका क्या है, कंठ ध्वनियां है। और साथ में ऊष्म व्यंजन का हा जो है, हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण कौन होता है, हिंदी वर्णमाला का जो अंतिम वर्ण होता है हा होता है, हमेशा याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपके हा के बाद संयुक्त व्यंजन स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए हिंदी वर्णमाला का पूछा जाता है अंतिम वर्ण कौन सा है, तो वो हा होता है। हा आपका क्या है, स्वर यंत्री है ना। और ये इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ ही होगा, पूरा कवर, काका, गगा, अंगा प्लस हा, ये आपका क्या है, कंठ ध्वनि, अर्थात कंठ के अंतर्गत आ जाता है, इसका उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। और का को कहते हैं काकल्ली भी कहते हैं, का को क्या कहते हैं, काकल्ली, का नाम है काकल्ली, पूछा भी जा सकता है निम्नलिखित में से काकल्ली ध्वनि है, तो का है आपका, का को काकल्ली भी कहते हैं, इसके नाम होते हैं। जैसे आप अपना नाम रखते तो रमेश, सुरेश, दिनेश, ऐसे ही जो व्यंजनों का भी नाम रखे गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद तालब की बात करेंगे, चू यशा नाम तालु की बात करेंगे, तो इसमें पूरा चवर्ग आ जाता है। चवर्ग में देखेंगे चा, छा, झा, झा, इया, ये 5 वर्ण आपके स्पर्श व्यंजन के आ जाते हैं तालब्य में। इसके साथ में ऊष्म व्यंजन का आपका आ जाता है शा, अंतस्थ का आपका कौन सा आ जाता है, या, अंतस्थ का या, ठीक है, और ऊष्म का शा, ये 2 वर्ण आपके तालब्य में जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये 2 वर्ण जुड़ जाते हैं, और 5 आपके क्या पूरा चवर्ग आ जाता है, ये आपके क्या होते हैं, तालब्य, अर्थात तालु के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जिव्या हमारी जब ऊपर जो तालु होते हैं, ताल से टकराती है, मतलब जुड़ करके तभी तो उनका उच्चारण होता है, तो वो तालब्य होते हैं। जहां जहां जिव्या हमारी स्पर्श करती है उसी का उसका नाम दे दिया गया, उन्हीं वर्णों का दे दिया। इसीलिए हिंदी ग्रामर जो हिंदी व्याकरण है, ये वैज्ञानिक व्याकरण है, समझ लीजिए, इसलिए हिंदी को वैज्ञानिक भाषा भी कहा गया है। ठीक है, विद्वानों का कहना है कि हिंदी भाषा जो है ये एक वैज्ञानिक भाषा है, इसलिए देखिए सबका उच्चारण स्थान अलग हो जाता, बदल जाता।
तुरंत बदल जाते हैं। जैसे कि का उच्चारण अलग हो गया है ना, कवर का अलग हो गया, चवर का अलग हो गया है ना, टवर का अलग, तवर का अलग, पवर का अलग, सबका अलग अलग है, कोई एक जैसा नहीं है, कितना परिवर्तित होता रहता है। इसलिए हिंदी भाषा वैज्ञानिक भाषा भी कही जाती है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में मूर्धन्य की बात करेंगे तो मूर्धन्य है आपका पूरा टवर्ग आ जाता है, टा ठा डा ढा ड़ा, ये पूरा आपका टवर्ग आ जाता है। इसके साथ में जो आपके मूर्धन्य में ऊष्म का, आपका जो ऊष्म आएगा, ऊष्म का शा, जो ऊष्म का शा आता है वो भी आपका क्या है, मूर्धन्य के अंतर्गत आ जाता है। ये देखेंगे है ना, जो तीसरा शा आता है, शा सा के बाद जो तीसरा आ जाता है ना शा, तो उसको बहुत लोग कम उच्चारण करते हैं, उसको शाह ही बोलते हैं, शाह नहीं, उसको शाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शाह। ठीक है, तो ये जो शाह आपका है ये मूर्धन्य आ जाता है। ठीक है, इस तरह से बात करेंगे। मूर्धन्य में पूरा टवर्ग आ जाता है। दंत में, दंत के अंतर्गत पूरा तवर्ग आ जाता है। तवर्ग में ता था दा धा ना, ये पूरे आप आ जाते हैं तवर्ग। और दंत के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं, जो आपका सा आ जाता है, सा भी पूछा जाता है, दंती सा है ना। और ये सा क्या, ऊष्म का है ना। और रा और ला, रा और ला भी आपका क्या है, दंत में जा, इसको वर्ड से बोल देते हैं, क्योंकि रा और ला का उच्चारण करते वक्त हमारी जिह्वा दांत से टकराकर मसूड़ों में भी टच करती है ना। जिह्वा जो होती दांत में तो स्पर्श करती, जब आप रा और ला का उच्चारण करेंगे तो जिह्वा हमारी दांत के साथ साथ मसूड़ों को भी स्पर्श करती है। इसीलिए जब दांतों के साथ साथ मसूड़ों को जब स्पर्श करे तो उसको बोला जाता है, वर्ड से बोला जाता है। क्या बोला, वर्ड से बोला जाता है। ठीक है ना, लेकिन वो आपके दंती के अंतर ही गत आएगा, सा रा ला है ना। तो सा हमारा ऊष्म का है ना, और रा ला क्या अंतस्थ व्यंजन है, और सा ऊष्म का है। और इसके साथ में दंत में क्या पूरा तवर्ग आ जाता है। इतने वर्ण आ जाते हैं दंती में। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ओष्ठ। ओष्ठ में कौन सा पूरा पवर्ग आ जाता है, कौन कौन से, पा फा बा भा मा, ये पूरा पांचों वर्ण आ जाते हैं। और ओष्ठ में ये आपके पूरा आने के बाद में ये पूरा आ जाता है, पा फा बा मा है ना, ये पूरा ओष्ठ में आ जाता। और स्वर के अंतर्गत हमने आपको बताया दिया था, ऊ भी आपका क्या है, स्वर का ओष्ठ में ही चला जाता है, जिसमें हमने आपको स्वर का उच्चारण स्थान पढ़ाया था, तब हमने आपको बताया था। ठीक है, इसमें हम सिर्फ व्यंजनों की बात कर रहे हैं। इसके बाद में आपका ओष्ठ हो गया। अब बात करते हैं, ये आपके ने बात भी तालब भी में देखे शाह इसमें दे दिया या है ना। और वर्ष में हमने बताया सा और राला ये आ जाता। फिर मूर्धन्य में भी देखेंगे शाह आपका, उस पर हमने बताया था, समझा दिया। फिर कंठ में भी आपका हा आ जाता है। इसके बाद में उच्छिप्त व्यंजन जो है, ठीक है, उच्छिप्त व्यंजन भी हमने आपको बता दिए, इसे आ जाते हैं। इस तरह से आपका ये व्यंजनों का उच्चारण स्थान था, जो मैंने आपको अच्छे से विस्तृत रूप से हमने आपको, वो भी विस्तृत रूप का जो था उसको हमने संक्षेप में तालिका के माध्यम से बनाकर आपने आपको समझाया है, जिससे आप इसको अच्छी से तैयार कर लेंगे और समझ सकते हैं। ठीक है, इस तालिका के माध्यम से सभी लोग उसको नोट कर लेंगे इसी तरह से। बस इस तालिका को कहीं भी अगर आप भूलना तो इसको एक बार तुरंत देख लें, इसमें सब कुछ आपका पूरा दिया हुआ है। इसमें आपके अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण भी है, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण भी, नासिक की दुनिया भी, उच्चारण स्थान भी सबका है ना। और जो विशेषताएं हमने वो भी सारी लिख दी हैं, स्पर्श व्यंजन में कौन सी विशेषताएं हैं, और आपके अंतस्थ में कौन से विशेषताएं हैं, ऊष्म में कौन से हैं, उच्छिप्त व्यंजन कौन से, आगत ध्वनियां कौन सी, सारी चीज मैंने आपको तालिका के माध्यम से समझा दिया है। और जहां तक मैंने उच्चारण स्थान भी सबका पूरा क्रम से हमने बता दिया कौन किसमें क्या आता है। आशा है कि आप सभी लोग इसको अच्छे से समझेंगे और इसको तालिका को जरूर बना लेना, और ये बहुत आपके काम आएगी। और ये मत भूलना, हिंदी वर्णमाला से नोट कर लेना, हर बार टीजीटी या पीजीटी हो उसमें 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता बढ़ ही जाए, कम नहीं होंगे। हमने जहाँ तक प्रीवियस क्वेश्चन देखे हैं टीजीटी पीजीटी में, उसमें 6 प्रश्न पूछे गए हैं। टीजीटी में 6 प्रश्न, पीजीटी में कभी किसी में 5 हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 4 है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए हिंदी वर्णमाला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए था। तो इसलिए मैंने हिंदी ग्रामर में सबसे पहले टॉपिक हिंदी वर्णमाला ही चुना, क्योंकि इससे ही सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक हमारा होगा वो संधि होगा। संधि से कम 3 प्रश्न आते हैं, जिसमें टीजीटी में 3 और पीजीटी में 2 प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। तो इसके अलावा यूपीएसआई में भी क्वेश्चन
वर्णमाला से 2, 3 या 4 करके प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी टेट में भी 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। सुपर टेट में भी इससे 2 क्वेश्चंस आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी वर्णमाला में। अब आज जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा संधि होगा, संधि से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हमने आपको तालिका के माध्यम से व्यंजन पढ़ा दिया। तो आज से हमारा जो वर्णमाला था हिंदी व्याकरण का पहला टॉपिक, वो वर्णमाला कंप्लीट हुआ। जो अगली क्लास जो हमारी होगी हिंदी व्याकरण में, वो हिंदी व्याकरण में जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा संधि। तो सभी लोग इसको अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और साथ में इसको शेयर भी कर देना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, समझ में आए, तो हमारे चैनल को, अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन प्रेस भी कर देना, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको बराबर कंटिन्यू मिलती रहेगी। ठीक है। और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। और यहीं के साथ में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हम आपको मिलेंगे अगली क्लास में। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो संधि होगा। सभी लोग अच्छे से अपनी तैयारी करें और टीजीटी पीजीटी के बम्पर समझ लीजिए तैयारी करने की आवश्यकता है। खूब मेहनत करें, अभी भी बहुत समय है आपके पास। अभी आप चाहें तो पूरी तैयारी कर सकते हैं सच्चे मन से, लगन से। और एक चीज़ याद रख लेना, त्याग। जीवन में अगर कुछ करना है तो त्याग करना सबसे पहले सीखें। जब तक आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तब तक आपने मन में त्याग की भावना लाई। त्याग का मतलब यही है, ऐसा नहीं कि परिवार छोड़ के चले जाओ। कहने का मतलब यही है कि सामाजिक जो सुख सुविधा है उनको त्याग दो, है ना। अब सोना है, नींद आएगी तो कहाँ से पढ़ोगे, है ना। तो नींद को त्याग दीजिए, है ना। आराम को त्यागिए, आलस्य को त्याग दीजिए और सिर्फ मन लगा कर पढ़िए। अगर मन लगा के पढ़ेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपका सिलेक्शन पूरा पक्का है। बस आप मेहनत कर लो, अभी भी बहुत अच्छा वक्त है। और मेरा उम्मीद है, मेरा आशा है कि आप सभी लोग का सिलेक्शन जरूर टीजीटी एंड पीजीटी में हो। इसके अलावा भी जो भर्तियां यूपीएसआई हैं या रेलवे की हैं या यूपी टेट की भी जो आपके होना है और सुपर टेट की भी आने वाली हैं, इसमें भी आपका अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। लेकिन आप सच्चे मन से आप तैयारी में जुट जाइए। इसमें अभी जो परीक्षा की डेट आई है टीजीटी पीजीटी, उसकी अच्छे से तैयारी करिए। तो यहीं के साथ, इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करता हूँ, एंड करता हूँ। फिर मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। जो टॉपिक होगा संधि। सभी लोग संधि पढ़ के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।